नेत्रिया प्रॉपर्टी होल्डिंग्स लिमिटेड को शामिल किया है। सर्वेश्वर फूड्स लिमिटेड ने यूएस से डेलावेयर में अपनी नई पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी कंज्यूमर फूड की स्थापना की है। फोर्टिस हेल्थकेयर लिमिटेड की सहायक कंपनियों ने उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता किया है, जिसके तहत ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर में स्थित अस्पताल की भूमि, भवन और उपकरणों को आर आर लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड से आईएचएल को सब लीज किया जाएगा। इंडिजीन लिमिटेड ने भारत में अपने विस्तार के तहत पुणे में एक नया केंद्र शुरू किया है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड ने ओडिशा सरकार के साथ साझेदारी की है, ताकि एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली आईएफएमएस को डिजाइन और लागू किया जा सके। तो ये थे आज के समाचार संक्षेप में। जी। तो इस पर मार्केट देख लेते हैं। मार्केट जो है आज हमने ऊपर देखा था दिन में, लेकिन धीरे धीरे मार्केट नीचे आता हुआ नजर आया रेड में। इस वक्त जो है 2 बजे है और मार्केट ग्रीन में नजर आ रहा है। स्टेबल तो नहीं कह सकते, लेकिन फ्लैट है मार्केट इस वक्त। आईटी सेक्टर जो है उसमें हमने सेलिंग प्रेशर देखा, जिसके कारण मार्केट आज नीचे जाता हुआ नजर आया। इसके अलावा इंडियन रुपी जो है ये भी इट इज एट फ्रेश लो ऑफ 88.36, 2.85% नीचे है कंपेयर टू इट्स एशियन पियर्स। तो कमलेश जी, मार्केट के बारे में आप क्या कहेंगे? प्रिया जी, जी। मार्केट को मैं भी ऑब्जर्व कर रहा हूँ। हम्म। और दिन में चढ़ाव उतार होते रहते हैं। हम्म। और ये दौर ऐसा, मैंने पिछले डिबेट में भी कहा था आपसे हम्म। कि कुछ समय तक यही दौर चालू रहेगा। मार्केट में कोई बड़ी मूवमेंट नहीं होगी, जी। अपसाइड और डाउन साइड। और नैरो रेंज में मार्केट चलता रहेगा। जी। स्टॉक स्पेसिफिक में आपको मूवमेंट देखने को मिल सकती है, हम्म। इंडिविजुअल स्टॉक स्क्रिप्ट के परफॉर्मेंस के आधार पे। जी। लेकिन बाकी मार्केट में कोई ज्यादा बदलाव हो इमीडिएटली या नियर फ्यूचर में, ऐसा कुछ हम्म। लगता नहीं है। जी। तो निफ्टी 50 एट दिस आवर इज 39 पॉइंट्स अप एट 24,773, और सेंसेक्स 93 पॉइंट्स ऊपर है एट 80,811। एक्टिव स्टॉक्स एट दिस आवर: M&M, इटर्नल, HDFC बैंक, वोडाफोन आइडिया एंड TCS। टॉप 5 गेनर्स: M&M, HR मोटर्स, इटर्नल, श्रीराम फाइनेंस एंड रिलायंस। टॉप 5 लूजर्स एट दिस आवर: ITC, TCS, HCL टेक, इन्फोसिस एंड टेक महिंद्रा। तो सर, आप रुपी के बारे में क्या कहेंगे? ऑल टाइम लो पे है एंड इट इज 2.85% डाउन कंपेयर टू इट्स एशियन पियर्स। व्हाट इज योर कमेंट ऑन द करेंसी? रिया जी, सॉरी, आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। जी सर, कैन यू हियर मी नाउ? एम आई क्लियर नाउ? हाँ, या टेल मी मैम। यस यस। जी। तो सर, रुपी जो है वो इस वक्त नीचे या है। गो अहेड मैडम। या रुपी जो है इस वक्त नीचे है एट 88.36, और इट इज 2.85% डाउन कंपेयर टू इट्स एशियन पियर्स। तो व्हाट इज योर कमेंट ऑन द करेंसी? प्रिया जी, रुपये के ऊपर प्रेशर बना हुआ है। हम्म। और जो टैरिफ के साथ ही जो चीजें जुड़ी हुई है, उसमें से एक चीज करेंसी भी जुड़ी हुई है। हम्म। तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि रुपये कुछ दिनों के लिए ऐसे ही वीक दिखेगा हमको। और मेरी अपनी एक ऐसी मान्यता है, या मैं ऐसा सोच रहा हूँ जी। कि भारत सरकार भी है ना, थोड़ा अपना रुपये का डिवैल्यूएशन कर सकती है, हम्म। ताकि अपने एक्सपोर्टर्सों को उसका कुछ बेनिफिट मिले। हम्म। तो ये जो वर्तमान समय में जो सिचुएशन थी, मैंने ये कहा था कि एक दो डिबेट के पहले, मैं उम्मीद तो ऐसा करता हूं कि सिचुएशन नॉर्मल हो जाए। लेकिन अगर जल्दी नॉर्मल नहीं होती, हम्म। तो रुपये हमको अगेंस्ट डॉलर 90 रुपीज भी देखने को मिल सकता है। हम्म। ये एक सिचुएशन अभी जो है हम्म। अनसर्टेनिटी की, उसकी जी। वजह से ही ये रुपये वीक हो रहा है। जी। सर, हम जानते हैं कितने समय से टैरिफ को लेकर एक सिचुएशन चल रही है, टैरिफ वॉर। इसके ऊपर हमने कल जीएसटी रिफॉर्म देखा। तो किस हद तक ये हमारे ट्रेड को या हमारे इकोनॉमी को फायदेमंद हो सकता है?
प्रिया जी देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि जीएसटी के कल जो रेट्स के रिडक्शन हुए, या चार के अब सिर्फ दो ही स्लैब कर दिए हैं, हम्म। तो उनका सीधे तौर पे तो टैरिफ से कोई रिश्ता नहीं है। हम्म। क्योंकि ये प्रोसेस विद इन द मिनिस्ट्री, विद इन द गवर्नमेंट, वो तो कोई लंबे समय से चल रही थी। और हम्म। अगर आपको ध्यान हो तो 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से अपने भाषण में भी कहा था कि मैं देश के लोगों के लिए एक अच्छी खुशखबरी देना चाहता हूँ, हम्म। और वही कि आने वाले दिवाली तक आपकी दिवाली अच्छी होगी, और हम्म। दिवाली के दिनों में दाम आपको बहुत चीजों के कम देखने को मिलेंगे। तो जी। ये एक काम तो चल ही रहा था, यानी ये कहना उचित नहीं होगा कि जीएसटी के जो बदलाव हुए हैं वो हम्म। टैरिफ की वजह से ही हुए हैं। जी। अब कमलेश जी, यहाँ मैं एक बात आप मैं कहना चाहूंगा जी। कि आप कह रहे हैं कि उसकी वजह से नहीं हुए हैं, लेकिन इस समय मॉरल इतना डाउन था टैरिफ की वजह से, इन्होंने सोचा था कि ज्यादा होगा नहीं, 25%। वो सब हो गया तो अभी इनके पास पब्लिक का मॉरल ऊंचा करने के लिए कोई साधन नहीं था, कोई रेडीमेड पैकेज नहीं था, तो इन्होंने रेडीमेड पैकेज को इधर यूज किया है। देखिए सेठी जी, मैं ये कहूंगा कि अगर आप टाइमिंग की बात कर रहे हो तो हाँ ये टाइमिंग की ठीक बात है। कर रहा हूँ मैं। हाँ ये आप ठीक है कि टैरिफ की भी एक बड़ी इम्पैक्ट आ रही है, तो इसके लिए ये टाइम उन्होंने चुना होगा। लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ कि अगर शायद अभी हम ये स्थिति का, लेट्स कंसीडर दिस सिनारियो, अगर ये टैरिफ का इश्यू नहीं भी होता, मान लीजिएगा यूएस के साथ अपना ट्रेड एग्रीमेंट नॉर्मल हो गए होते, तब भी ये जीएसटी तो कम होने वाले थे ही, ये इश्यू नहीं होते तो भी। हाँ पर लेकिन उसकी ये अब गारंटी जब कौन दे रहा टैरिफ की, है? हाँ उसकी गारंटी ये, कौन दे रहा है? नहीं नहीं, ये किसी तो मैंने बताया किसी ना। ने गारंटी तो दी नहीं। नहीं नहीं किसी नहीं ने सेठी गारंटी तो सर, दी नहीं थी। अगर आपने प्रधानमंत्री जी का बात सुना हो, या वित्त मंत्री जी का वक्तव्य सुना हो, या वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जी का वक्तव्य सुना हो, तो इन्होंने सबने यही कहा है कि टैरिफ के ऊपर काम तो पिछले 1 डेढ़ साल से चल रहा है, और किसने स्लेब हो गए, जीएसटी काउंसिल में उसके ऊपर डिस्कशन होगा, कम होगा तो कौन से चीजों के ऊपर कम होगा, यानी द वर्क वॉज गोइंग ऑन। ऐसा नहीं है, शायद रेट कुछ कम देखो ज्यादा अब हो बात सकते थे टैरिफ, बात टैरिफ बस की वजह से। हमें वो तो चलता ही रहता है, बिजनेस तो गवर्नमेंट का चलता ही रहेगा, मैं उसमें वही नई कह बात रहा थोड़े। हूँ, मैं तो वही कह रहा हूँ कि लेकिन मतलब टाइमिंग की ये मैं बात कर टैरिफ रहा की, हूँ। हाँ नहीं ठीक है ना, टाइमिंग अभी आपने बताया कि तो ये गवर्नमेंट ने अप्रोप्रिएट टाइम समझा, ताकि इससे और क्या है कि ये हिंदी में ऐसा कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ने एक कंकर से अनेक दो पक्षियों को पतंग, मार दिया। एक तीर से आ, दो निशाने किए हैं। हाँ ये आप एक कह तीर सकते हो, से दो निशाने। बिल्कुल ये आप कह सकते हो। लेकिन देखिए अभी ऐसा है ना कि ये जो चीज जीएसटी का हुआ है उसमें सबसे पहले मेरी कमेंट ये रहेगी प्रिया जी, जी। कि निश्चित रूप से ये एक बहुत ही अच्छा, और मैं ये कहूँगा जिसको हम वेलकम करें वैसा एक कदम हम्म। भारत सरकार ने उठाया करीबन 8 साल के बाद। हम्म। ये एक टैक्सेशन के में कुछ रिफॉर्म्स आए, और जी। रिफॉर्म्स में ऐसा है कि साधारणतः जनमानस में ऐसी बात होती है कि महंगाई है या तो टैक्सेस है, वो तो बढ़ते ही जाते हैं, कभी कम नहीं हो सकते। तो कम से कम हिंदुस्तान में आज पहली बार ये देखने को मिले कि कुछ चीजों के ऊपर से टैक्स या तो हट गया, या तो हम्म। टैक्स कम हुआ है, ये जी। सच्चाई है। तो हम्म। उसका लाभ तो कंज्यूमर को होगा ही होगा, जी। कॉर्पोरेट्स को होगा, भारत सर के टोल का इकोनॉमी आपको को मालूम होगा। है, कमलेश जी, टोल का आपको मालूम है कितनी जगह से टोल का पूरा पैसा आ गया है, लेकिन फिर भी टोल चालू है। मैं टोल का जितना मैं पैसा उन्होंने आना था उस सेंटर से आ गया है, उसके बाद भी सेठी टोल जी, चालू है। हाँ जस्ट नॉट टू डाइवर्ट द सब्जेक्ट, पर मैं आपसे एक बात ये कहूंगा कि जो विषय आपने रखा है ना, तो आपकी जानकारी के लिए बता दो, इसके ऊपर भी भारत सरकार कोई स्कीम ला रही है। मैंने ऐसा सुना है कि एक ईयरली 3,000 आप पेड करके, लोड करके आपके कार्ड के ऊपर, यू कैन रोम एनीवेयर इन द इंडिया इन दिस 3,000 रुपीज। तो ये सारे बदलाव वहां भी हो गए, लेकिन अभी हम लेट अस स्टिक टू द जीएसटी आज अपने ये विषय में। जी। तो मैं ये कहूंगा प्रिया जी कि देखिए ये एक बिल्कुल आवकारदायक कदम भारत सरकार का है, उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इससे कंजम्पशन बढ़ता है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो लोकल इकोनॉमी को स्ट्रेंथ मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, हम्म। और इकोनॉमी के अंदर अपने जो जिसको हम कहते हैं कि ग्रोथ होगा, ये सब चीजों का बेनिफिट है, उसमें हम्म। कोई दो राय नहीं है। हम्म। अब दूसरी बात ये है कि ये इसका टैरिफ के साथ हम कैसे जोड़ सकते हैं। हम्म। देखिए प्रिया जी, हम ये कहने के लिए, एक हमारी नीति के लिए बराबर है
कि टैरिफ से भारत के अर्थतंत्र को कोई इफेक्ट नहीं होगी या हम इसका मुकाबला करेंगे। लेकिन लेट अस लुक एट सम डेटा। तो वो अपने को कुछ फैक्चुअल सिचुएशन अपने सामने रखेगी। ऐसा है कि मेरे पास डेटा है 2024-25 का, हम्म। जिसमें भारत का टोटल एक्सपोर्ट जो है वर्ल्ड वाइड वो $825 बिलियन था वर्ल्ड वाइड। हम्म। और उसमें से टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वॉज $86.5 बिलियन, यानी करीबन आप कह सकते हैं द टोटल एक्सपोर्ट्स के 12% के जितना। तो हम्म। अब ये यूनाइटेड स्टेट्स के साथ इतनी बड़ी मात्रा में जब हमारा ट्रेड होता है एक्सपोर्ट $86 बिलियन का, और हम्म। वो ट्रेड के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं या तो ट्रेड नहीं हो रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से इकोनॉमी के ऊपर इम्पैक्ट होगी, हम्म। निश्चित होगी। प्रमाण कितना होगा ये आने वाले दिन और बेहतर तरीके से अपने को बताएगा, क्योंकि आने वाले 3 महीने के बाद समझेगा कि हमारी इकोनॉमी कहाँ है, हमारा जीडीपी कहाँ जा रहा है, और हम जो 6% के टारगेट से चल रहे हैं ये हम्म। 25-26 के लिए, तो वो 6% पे होगा या फिर 5.8%, 5.9% पे आता है। लेकिन थोड़ी इम्पैक्ट यूएस की है। लेकिन भारत सरकार ने ये जो कदम अभी उठाया है, उससे मैं ये कहूंगा कि जितनी तीव्रता उसकी मैग्नीट्यूड जो लग रहा था इफेक्ट होगी, वो इफेक्ट अब थोड़ी कम निश्चित रूप से हो जाएगी, हम्म। क्योंकि भारत ने दो चीजें की है। एक अगर आपने देखा हो तो सबसे पहले ये है कि भारत ने बाकी मार्केट्स को खोजना चालू किया है। आप हम्म। अफ्रीकन कंट्रीज कह दीजिए, आप गल्फ कंट्रीज कीजिए, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज कीजिए, हम्म। बाकी कुछ एशियन कंट्रीज कीजिए। हम्म। तो भारत ने दुनिया के अनेक देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापारी संबंधों के लिए निगोशिएशन ऑलरेडी चालू कर दिया है। तो हम्म। ये एक बेनिफिशियल है भारत के लिए, भारत सरकार के लिए, देश के लिए। हम्म। दूसरा कि डोमेस्टिक मार्केट में भी इस प्रकार से, जिस प्रकार से ये टैरिफ ये जीएसटी कल कम हुआ है, तो डोमेस्टिक मार्केट में भी कंजम्पशन बढ़ेगा। और इसके लिए मैं सोचता हूँ कि कुछ मात्रा में ये टैरिफ का जो इम्पैक्ट है वो हमारे देश के ऊपर कम होगी। हाँ, अब मैं कल वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जी का वक्तव्य सुन रहा था। उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी अमेरिका के साथ भी हम्म। एग्रीमेंट साइन हो जाएगा। हम्म। और मैं भी ये उम्मीद करता हूँ कि शायद ऐसा हो कि 1-2 महीने के अंदर ही अमेरिका के साथ अपना ये एग्रीमेंट साइन हो जाए। और मैंने हम्म। पिछले भी कहा था, आज भी मैं वही कह रहा हूँ। हम्म। मुझे लगता है कि भारत के साथ जब भी ये ट्रेड एग्रीमेंट होगा तो भारत 15 या 20% के टैरिफ के रेंज में कहीं होगा, ऐसा हम्म। मेरा अनुमान है। हम्म। लेकिन ये एक अच्छा कदम भारत ने उठाया जीएसटी के स्लैब को बदल के, और उसका बेनिफिट हमको इंटरनली एक्सटर्नली दोनों तरीके से आने हम्म। वाले 3 महीने में दिखेगी। जी। कमलेश जी, एक बात मैं यहाँ पूछना चाहूंगा आपसे कि रूस से जो हम तेल ले रहे हैं उसमें अपने को कितना फायदा हो रहा है, और ये जो टैरिफ बढ़ा है उससे कितना नुकसान हो रहा है? कोई टेबल है आपके पास, डाटा है कोई उसका? सिटी सर देखिए, रूस के पास से जो हम ऑयल खरीदते हैं उसका डेटा से हम अभी फिलहाल कंपेयर नहीं कर पाएंगे ना कि यूएस के टैरिफ की वजह से कितना नुकसान हुआ। क्योंकि मैंने बीच में एक मर्चेंट एसोसिएशन का स्टेटमेंट पढ़ा है कि 50% के टैरिफ होने के बाद भी हमारे कस्टमर्स हमको ऑर्डर दे रहे हैं और हमारा माल एक्सपोर्ट हो रहा है। तो यही स्थिति है, आने वाले 2-3 महीने के बाद ही समझेगी कि 50% टैरिफ के बाद कितने अपने एक्सपोर्ट्स अभी भी जारी रहे हैं। तो फिलहाल मेरे पास वो डेटा नहीं है, इसके लिए मैं कंपेयर नहीं कर पाऊंगा। लेकिन बाकी जो सेगमेंट है, जैसे अब मैंने बताया था कि फार्मा है, तो फार्मा के ऊपर कोई टैरिफ नहीं है। हालांकि 2-3 दिन पहले प्रेसिडेंट ट्रम्प का कुछ वक्तव्य था, उनकी नाराजगी दिख रही थी कि वो फार्मा के ऊपर भी 200% टैरिफ लगा देंगे। लेकिन इसको अभी ये अलग अलग दिन के अलग अलग वक्तव्य, अलग अलग बातों से कोई सिचुएशंस का हम असेसमेंट नहीं कर सकते। इसका तो प्रैक्टिकली 3 महीना जब समय जाएगा, 3 महीने के बाद कितना हमने एक्सपोर्ट किया और वो एक्सपोर्ट से कितना हमको नुकसान हुआ या कितना हमको हमारा एक्सपोर्ट कम हुआ, वो डेटा अपने को समझेगा। रसिया से डेफिनेटली मैं ये कहूंगा कि रसिया अब भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बड़ा ऑयल सप्लायर कंट्री बना हुआ है। और जैसा मैंने पिछले बार कहा था ना कि और अब तो देखिए ये चीन भी जो बनने वाला है। अब तो चीन भी नहीं, बनने वाला है, बड़ा भारी दोस्त।
नहीं, मैं इसके ऊपर आ रहा हूँ सेठी जी। मैं सोच रहा था कि पहले एक इकोनॉमिक इम्पैक्ट पे बात कर ले, फिर पॉलिटिकल इम्पैक्ट के ऊपर हम बात करेंगे। जी। अब ये जो टैरिफ का जनरली क्या होता है, टैरिफ कैसे होगा? उन्होंने पैसे रेसिप्रोकल टैरिफ की बात की कि भैया भारत जिस प्रकार से टैरिफ लगाता है, तो अमेरिका के कंपनियों को इंडिया मार्केट नहीं मिल रही है, और भारत बहुत हैवी टैरिफ लगाती है, तो हम भी फिर उस प्रकार से लगाएंगे। तो वो एक रेसिप्रोकल टैरिफ की बात हो रही थी, इकोनॉमिक सेगमेंट को ध्यान में रखे, इकोनॉमिक को ध्यान में रख के बात हो रही थी। पर बट एक बात उन्होंने दूसरी कही कमलेश जी, हाँ एक बात बताऊं, उन्होंने दूसरी बात कही कि भारत ने भी बोला है कि हम जीरो टैरिफ लगाएंगे आपका, कोई भी प्रोडक्ट इंडिया में भेजना तो ये बात ट्रम्प कह रहे हैं, उन्होंने पहले क्यों नहीं कही? जब मैं नेगोशिएशन हो रहा था तब ये बात नहीं कही। मैं कहूँ तब ये सेठी जी, बात मैं नहीं कही जब एक्चुअली कहनी थी। अब कह रहे हैं तो मैं कह रहे हैं, अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। सेठी जी, मैं ये जो विषय को है ना एलाबोरेट इसके लिए ही कर रहा था, क्योंकि मैं डे वन से मैं इसको ट्रैक कर रहा हूँ। अब आप तो ये अमेरिका में ही थे। वहां भी था, और जब यहाँ आने के बाद भी मैं इसको ही ट्रैक कर रहा हूँ। लेकिन सेठी सेठी सर देखिए, उसमें ऐसा है, मैंने जो अभी बताया ना, कि ये टैरिफ बेसिकली बेस्ड ऑन इकोनॉमिक एंगल से उसको देखना होता है, और पर कंट्री हमारे अपना। लिए तो जुर्माने के हिसाब से लगा है ना सर। हमारे ऊपर हाँ, जुर्माने के हिसाब से लगा है, इसका इकोनॉमिक हाँ। एंगल नहीं है। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, खाली सुन लीजिए 5 मिनट खाली पहले, फिर हाँ मैं सुनता हूँ आपका एक मैं, क्वेश्चन। बोलिए। जी। क्या है कि इकोनॉमी में एक कंट्री दूसरी कंट्री से जब व्यापार करती है, तो स्वाभाविक रूप से वो देखेगा ना कि मुझे उस कंट्री से व्यापार करके क्या फायदा हो रहा है। दोनों कंट्री इस तरह सोचती है। अब अमेरिका ने शुरुआत इस तरह से की थी कि उसको भारत के साथ व्यापार करने में ट्रेड डेफिसिट है, 36 से 37 बिलियन डॉलर का उनको घाटा हो रहा है। और वो ये कह रहा था कि हम लोग को इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए, उसके लिए वहां तक तो बात ठीक थी। लेकिन धीरे धीरे फिर आपने देखा कि उसका पॉलिटिकल एंगल इसमें आ गया, क्योंकि उनकी नाराजगी उन्होंने बताया कि आप रसिया से क्रूड क्यों खरीद रहे हो। रसिया से क्रूड खरीदने का लॉजिक क्या दे रहे हैं कि आप रसिया को उस एक प्रकार से फंडिंग कर रहे हो, ताकि वो वेपन्स ले सके और वो यूक्रेन के साथ अपना युद्ध करते रहे। तो भारत एक प्रकार से यूक्रेन के साथ युद्ध करने के लिए रसिया को फंडिंग करा, ये एलिगेशन आया, यानी उसका पॉलिटिकल एंगल आया। दूसरी और बात भारत ये को हुई। युद्ध में शामिल कर लिया है। हाँ। भारत अब को दूसरी पूरी वार में शामिल कर लिया है। मैं वही कह रहा हूँ, दूसरी यूनिसेफ का बात ये पार्टनर थी हो गया ये। कि ये जो चीज उन्होंने की, बाद में उन्होंने, ये अगर उनकी पॉलिसी थी यूनाइटेड स्टेट्स की, तो फिर दुनिया के बाकी देशों के साथ भी वैसा होना चाहिए था। वो उन्होंने नहीं किया। रसिया ने रसिया से तो यूरोपियन कंट्री, यूरोपियन यूनियन भी एनर्जी परचेस करती है, तो उनके ऊपर एक्शन नहीं हुआ। चाइना भी खरीद रही है, तो चाइना के ऊपर भी 50% नहीं आया। देन ये पॉलिटिकल ही बिल्कुल बन गया, क्योंकि उन्होंने भारत को एक प्रकार से टारगेट किया, या भारत को उन्होंने विक्टिम बनाया। और फिर उन्होंने कहा कि भारत, उनका एक वक्तव्य जो कि मैंने ही भारत और पाकिस्तान के बीच में सुलह कराई, तो भारत सरकार ने वो खारिज कर दिया। उनसे उनकी नाराजगी है। रसिया से क्रूड खरीद रहे हैं, इसलिए उनकी नाराजगी है। तो ये सब चीजें जो है ना, वो मैं कहूंगा पॉलिटिकल एंगल लाकर उन्होंने भारत के ऊपर एक प्रकार की दबाव लाने की, प्रेशर टैक्टिस करने की कोशिश की। ये और पॉलिटिकल तीसरा एंगल भी सबसे नहीं है सर इंपॉर्टेंट। कमलेश जी। मैं यहाँ तो बात कहने जाऊंगा, ये पॉलिटिकल एंगल भी नहीं है, ये मूर्खता वाली बात थी। क्योंकि इन चीजों नहीं, में कोई लॉजिक नहीं था जो किया उन्होंने, मनमाने मैं भाव वही से। कुछ भी सपना आया सुबह लागू कर दिया। कहीं सिर नहीं मैं, पैर नहीं कोई किसी चीज का, कोई तर्क नहीं था। मैं कह रहा कोई। हूँ, देखिए, हाँ। ये पॉलिटिकल इसके लिए है। मान लीजिए कि अगर तब जो भारत सरकार ने ये कहा होता कि हम रसिया से ऑयल बंद कर देते खरीदना है, चलो आप बोलेंगे वैसा करेंगे, तो 25% तो वैसे ही निकल जाता, रसिया के लिए लगाया था वो एडिशनल। अच्छा, अब उनकी दूसरी एक सबसे बड़ी जो ये जो जो निगोशिएशन में कहाँ कहाँ बाधाएं आ रही है ना, मैं वो सारे एक एक प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट और इश्यू बाय इश्यूज पे देख रहा हूँ उसको। अब यूएस का दूसरा एक सबसे बड़ा प्रेशर क्या था कि भारत के लिए एग्री सेक्टर और डेयरी प्रोडक्टों के लिए भारत की मार्केट खोल दी जाए अमेरिकन कंपनियों के लिए। जो भारत सरकार ने बड़ी बड़ी स्पष्टता से, इन वेरी डिप्लोमेटिक वे वो क्लियर कर दिया कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों के लिए, भारत अपने देश की जनता के हितों के लिए अमेरिका को ये मार्केट नहीं दे सकते, और इसके गेट नहीं खुल सकते। तो ये यहाँ एक यहाँ तीसरा कमलेश जी, उनका मैं एक बात सबसे बड़ा जोड़ना कारण चाहूंगा। है। यहाँ मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा कि उनके एग्री प्रोडक्ट जो है, मांस मच्छी है सब। मछली चिकन मटन और क्या क्या तरह के मीट है, वो उनके एग्री प्रोडक्ट्स हैं। उनको पुश करने रहते थे इंडिया में। और यहाँ धर्म के हिसाब से बहुत सी चीजें नहीं ले सकते हैं। बिल्कुल। उतनी खुला इसमें क्या परमिशन था, नहीं दे सकते हैं। ये जो जो भारत सरकार की भूमिका रही है ना, जो मैं समझा हूँ,
ये यही था, उसमें दो कारण आ रहे थे। एक जो मैंने अभी आपको बताया कि भारत सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि अपने देश के छोटे छोटे लघु उद्योगों की सुरक्षा करे, देश के लाखों करोड़ों छोटे उद्योगों से, किसानों से, डेयरी डेवलपमेंट के प्रोडक्ट से जुड़े हुए लोगों की हितों की सुरक्षा हो। और दूसरा जो आपने बताया वो हो कि जैसे हम गाय को यहाँ के फीडिंग के लिए घास खिलाते हैं, चारा खिलाते हैं, रोटी खिलाते हैं, तो वहां पे गायों को भी, भैंसों को भी नॉनवेज खिलाया जाता है। तो उस तरह प्रकार से आपने जो बात की वो बात आती है कि धर्म की बात जुड़ जाती है कि नॉनवेज खिलाते हैं उसको। सेम वे एग्री प्रोडक्ट के लिए भी है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट जो होंगे तो उसकी इम्पैक्ट भारत के किसानों पे बहुत भारी हो सकती है। और ये एक मुद्दा था ना जिसके लिए ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने भारत के साथ बहुत ही, मैं कहूंगा कि जिसको कहे ना कि एक प्रकार का बिल्कुल सॉलिड स्टैंड भारत के अगेंस्ट ले लिया उन्होंने। यानी बिल्कुल साफ कर दिया कि भारत के साथ उन्होंने व्यापार के लिए बहुत सारी रुकावटें बना के रख दी। और ये सिचुएशन में फिर भी मैं तो कहूंगा कि भारत की विदेश नीति, भारत की व्यापार नीति और ये इश्यू को पिछले 3-4 महीने से लगातार भारत सरकार के अधिकारी डेलीगेट्स जो यूएस जाके टॉक्स करके आते थे, विदेश मंत्री जी की जो भूमिका रही है बिल्कुल सराहनीय रही है। भारत किसी भी प्रकार के दबाव में आए बिना बहुत ही डिप्लोमेटिकली अपनी बात रखी है। और अब यूएस नहीं मान रहा है तो भारत उसका विकल्प ढूंढ रही है, कर रही है भारत भी। और मैं सोचता हूँ कि मैंने जो आपको पिछले डिबेट में कहा था कि इट इज टू अर्ली टू कमेंट ऑन एनी आउटकम ऑफ दिस पर्टिकुलर इश्यू, इट विल टेक सम टाइम, एटलीस्ट 1 क्वार्टर तो देना पड़ेगा। लेकिन मेरा ये निश्चित रूप से मानना है कि अमेरिका विल रियलाइज कि ये सारे कदम से अमेरिकन इकोनॉमी को भी काफी नुकसान हुआ है। अमेरिका के काफी इकोनॉमिस्टों ने इसको क्रिटिसाइज किया है, भारत के ऊपर टैरिफ के उन्होंने क्रिटिसाइज किया हुआ है। और उन्होंने ये कहा है कि ये जो रवैया प्रेसिडेंट ट्रंप ने लिया है इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ अमेरिका। ये उन लोगों को भी समझेगा। और इसके लिए मैं ये मानता हूं कि जब दिसंबर एंड होगा ना, जनवरी के फर्स्ट वीक में प्रिया जी, सेठी सर, मैं कहूंगा भारत विल बी इन अ मच मोर कंफर्टेबल पोजीशन। यस एब्सोल्युटली। कमलेश जी, यहाँ मैं एक बात कहना चाहूंगा। ये जो कहा इनको कि आज बोला रशिया से आप कुछ मत खरीदो, कल बोलेगा चीन से मत खरीदो, तो जापान से मत खरीदो, तो हम उसकी ये पिट्ठू है क्या? कि उससे जो वो बोलेगा वो हम करेंगे, बाकी कुछ नहीं करेंगे। ये तो इंडिया को खाने की नौबत आ गई थी। इसके लिए तो सेठी देखो ना, पहले ही इन आई थिंक से इन बिगिनिंग में ही भारत सरकार की भूमिका बिल्कुल स्पष्ट थी कि इंडिया इज अ सॉवरेन कंट्री। जब हम्म। भारत पाकिस्तान के बीच में सुलह कराने की बात की तब भी विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री जी का यही वक्तव्य था, इंडिया इज अ सॉवरेन कंट्री, वी डोंट इन्वॉल्व एनी थर्ड पार्टी फॉर रिजॉल्विंग अवर एनी ऑफ द इश्यू। और सेकेंडली, भारत अपने खुद के निर्णय करता है। और ये भूमिका जो भारत की है वो दुनिया मान रही है, किसी ने भी, इवन यूक्रेन भी मान रहा है कि भारत सरकार की ये भूमिका बिल्कुल सही भूमिका है। और आपने जो कहा ना कि ये उनकी एक प्रेशर टैक्टिक्स थी, लेकिन भारत सरकार ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि ये बारे में कोई कॉम्प्रोमाइज होगा नहीं। इसमें किसी भी प्रकार का, किसी भी दबाव की राजनीति में भारत सरकार फैसला लेती नहीं है और लेगी भी नहीं। और इसके लिए मैंने कहा ना कि जिस प्रकार से अब भारत सरकार जिस दिशा में काम कर रही है, क्योंकि आप देखिए, मैंने ये भी एक विषय कहा था प्रिया जी से हम्म। कि आप ये टैरिफ के बाद पूरी दुनिया का जियो पॉलिटिकल सिचुएशन बदल रहा है। आज जो कंट्री साथ में नहीं थे, एक नया ग्रुप खड़ा हो रहा है। जी। रसिया, चाइना, भारत मिलके भारत। एक बड़ा ब्रिक्स की कंट्री है। वो ब्रिक्स कंट्री में अपने आप को स्ट्रांग कर रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स को तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि भारत ब्रिक्स के अंदर जाकर अमेरिका के हितों के विरुद्ध में काम कर रहा है। तो ये सिचुएशन ऐसा हो रहा है कि जो एक नया राजनीतिक पॉलिटिकल इक्वेशन बन रहा है ना, पहले जो था 70s के दौर में, टू सुपर पावर कोल्ड वॉर चल रहा था यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूएसएसआर के बीच में, वैसी स्थिति कुछ हो रही है। क्योंकि एक नया जो पूरा ग्रुप खड़ा हो रहा है वो यूनाइटेड स्टेट्स का जो इस प्रकार की दबाव की नीति है उसको वो एक चैलेंज दे रहे हैं। और इसके लिए मैंने कहा कि आने वाला 3 महीने में बहुत कुछ बदलने वाला है, बहुत कुछ बदलेगा, राजनीति की दृष्टि से भी, जियो पॉलिटिकल सिचुएशन से भी, और ग्लोबल ट्रेड के हिसाब से भी। अभी डॉलर देखिए, डॉलर पे विश्वास उठता जा रहा है लोगों का। अभी चाइना और इंडिया डॉलर नहीं लेगा तो कितना उसकी कमी आ जाएगी। देखिए, एक वही कदम बात वो शुरू एक करनी कदम शुरू हो अगर गई। आपने देखा हो तो भारत सरकार ने और रिजर्व बैंक ने यहाँ जो हम वॉस्ट्रो अकाउंट जैसे कहते हैं कि फॉरेन की एंटिटीज इंडिया में आके रुपी अकाउंट खोल सकती है।
और उसके लिए उन्होंने थोड़ा फ्री एक्सेस जैसा कर दिया है। तो ये एक मैसेज सिग्नल क्या दे रहा था? ये सिंपल सिग्नल यही था कि आने वाले दिनों में दुनिया के कई देशों के साथ भारत का जो व्यापार होगा, दैट विल बी सेटल्ड इन इंडियन रुपी। तो वैसी सिचुएशन के ऊपर भी अब काम होना चालू हुआ है। मैं तो आज इतना ही कह सकता हूँ। देखिए, अब पहले हम जीएसटी का बेनिफिट देख लेना। जो मैंने ये कल से आज तक जो थोड़ा स्टडी किया, वो एक सबसे बड़ा पियाजी में कहूँ बेनिफिट ये है, हम्म। कंज्यूमर विल बेनिफिट डायरेक्टली। और मैं आपकी जानकारी के लिए कहूँ, मैंने एक निवेदन दिया है जो भारत सरकार तक पहुंचा है हम्म। वैसे वैसे लोगों को, कि ये टैरिफ का जो रिडक्शन हुआ है जी। उसका बेनिफिट कंज्यूमर को मिलना चाहिए। उसके लिए वाणिज्य मंत्रालय हम्म। एक सर्कुलर निकाले। और इतना ही नहीं, कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री कंपनियों से कंफर्मेशन ले, हम्म। रिवर्स कंफर्मेशन, रिटर्न पे कंफर्मेशन लेके हमने हमारे ये प्रोडक्टों को इतना बेनिफिट हुआ है जो हम अपने ओरिजिनल कॉस्ट से 7% कम कर रहे हैं। नहीं तो क्या होगा, कंपनियों का 7% प्रॉफिट बढ़ जाएगा, 10% प्रॉफिट बढ़ जाएगा, लेकिन कंज्यूमर का नहीं होगा। तो ये तो मैंने भी एक सुझाव दिया है। तो हम्म। ये कंज्यूमर को इससे बेनिफिट होगा। नंबर 2 क्या होगा इससे बेनिफिट? कि बिजनेस का वॉल्यूम बनेगा। आज जो चीजें मैं नहीं खरीदता था 100 रुपए की है, अगर वो चीज मुझे 90 में मिल रही है तो शायद मैं खरीदूं। कम खरीदता तो ज्यादा खरीदूंगा। तो मुझे ऐसा लगता है आने वाले क्वार्टर में आपको डेटा मिलेगा ही, हमको वॉल्यूम बढ़ेगा। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या हो गया मेरे लिए, मैं सोचता हूँ कि थोड़ा एक, इसको आप नेगेटिव कह सकते हैं कि कुछ समय के लिए गवर्नमेंट का रेवेन्यू थोड़ा नीचे जाएगा। क्योंकि हम्म। हम जो जीएसटी कलेक्शन हर बार 2 लाख करोड़ के आसपास देखते थे, तो शायद वो 10% कम हो तो 1,80,000 करोड़ के ऊपर आ जावे। वो हम्म। हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इफेक्ट उसकी ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि वॉल्यूम वो कवर अप कर लेगा। पहले जो वॉल्यूम, मान लीजिए, इस सिंपल टर्म में समझा देने लिए कह रहा हूँ, पहले अगर 100 रुपये का वॉल्यूम होता था तो अब वॉल्यूम हो जाएगा 150 रुपये का। तो कहीं ना कहीं वो एडजस्ट होगा। हम्म। और दूसरा, इन्फ्लेशन के ऊपर चेक होगा, क्योंकि बहुत सारे आइटम जो आपने देखा जीवन के एसेंशियल प्रोडक्ट्स, गुड्स है, फूड हम्म। ग्रेन ले लीजिए, डेयरी प्रोडक्ट ले लीजिए, मिल्क ले लीजिए, पनीर ले लीजिए, बटर ले लीजिए, पराठा ले लीजिए, वो जो दैनंदिन जीवन की चीजें, उसके ऊपर 5% पे जीएसटी आ गया है। तो हम्म। उससे क्या होगा कि थोड़ा इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगा और नीचे आने के हम्म। बेनिफिट मिलेगा। और दूसरा, मैं तो उससे सोने पे सुहागा कहूंगा कि अगर ये टैरिफ कट के साथ कल यूनाइटेड स्टेट्स के साथ ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन हो जाता है, हम्म। और वो भी एक जो मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 15 और 20% के बीच में, तो ये सोने पे सुहागा हो जाएगा कि जी। भारत इकोनॉमी को डबल बूस्ट मिल गया। मतलब जीएसटी का भी बेनिफिट मिलेगा और टैरिफ का भी मिलेगा। एंड लेट अस बी पॉजिटिव, लेट्स बी वेरी होपफुल कि एक कोई अच्छा सॉल्यूशन निकल आएगा। हम्म। हम्म। जीएसटी का तो अपनी जेब से दे रहे हैं ना सरकार। हाँ, पर तो भी जीएसटी का अब बेनिफिट तो अपनी फिलहाल, जेब से जा रहा है। हाँ, वही कि सरकार तो अपना वो पैसा ग्रोथ के कम लिए कर कहना रही है। जरूरी है। ये ऐसा है सरकार जैसे अपना, हाँ, सरकार अपना जैसे पैसा आपको कम कर रही अच्छा है ताकि अच्छा लोगों के हाथ में अच्छा पैसा वर्कर ज्यादा चाहिए, आवे। आपको अगर कमलेश जी अच्छा जी, वर्कर चाहिए तो उसको अच्छा बच्चे को पढ़ाई देनी पड़ेगी, उसकी एजुकेशन, क्या उसकी है, हेल्थ अच्छी करनी पड़ेगी, सरकार उसको के शिक्षा भी जेब देनी में थोड़ा पड़ेगी। पैसा कम आएगा, लेकिन सरकार के पैसे जेब में पैसा कम आएगा तो लोगों की थोड़ी परचेसिंग पावर बढ़ेगी। और उसके लिए मैंने कहा ना, ये कदम जो है बहुत पॉजिटिव कदम लिए हुए हैं। और उसका निश्चित रूप से कितना बेनिफिट हुआ ना, वो दिसंबर एंड के क्वार्टर में हमको डेटा मिल जाएगा। हम्म। इसका क्या, इनको 1 लाख करोड़ 1 2 साल पहले ज्यादा आया था, तो जो भी पैसा इनको काफी ज्यादा भी आया है वो भी इनके पास हाँ, पड़ा हाँ, है। हाँ, तो उसका सब उपयोग होगा पैसे का, सही। बिल्कुल। ये जब एबनॉर्मल सिचुएशन होती है, देखिए, कहता है ना कि हर कंट्री अपना रिजर्व तो रखती ही है। आज मैंने ये पढ़ा है कि भारत इक्विटी मार्केट के हिसाब से अगर आप देखते हो ना, तो फिफ्थ लार्जेस्ट मार्केट बनी हुई है वर्ल्ड में। उनका वैल्यूएशन $5 ट्रिलियन क्रॉस हुआ है। तो इकोनॉमी इज ग्रोइंग, उसमें कोई दो राय नहीं है। नंबर तो झूठ नहीं बोल सकते ना, वो सिचुएशन हो रही है। और आने वाले दिनों के अंदर भी मैं तो ऐसा सोचता हूँ कि भारत अपना बाकी मार्केटों की ओर ध्यान केंद्रित करके, मैं ये सोचता हूँ कि भारत का एक्सपोर्ट की जो फिगर होगा ना, मैं आपको प्रिया जी आज ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि हम्म। 2024-25 के जो एक्सपोर्ट्स के फिगर थे, उससे भी ज्यादा फिगर आपको 2025-26 में देखने को मिलेंगे। जी सर, ये तो वील हैव टू वेट फॉर द डेटा। सर मैं एक लास्ट सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि आप क्या देख पा रहे हैं कि इससे जीडीपी पर कितना असर होगा?
प्रिया जी, जीडीपी पे ऊपर 10 to 20 बेसिस पॉइंट का मेरा मानना है। जो हम पहले 6.2 6.1 और 6 पर आ रहे थे ना, तो हम्म। मैं सोचता हूँ कि अगर ये सिचुएशन ईयर एंड तक यानी तो मार्च 2026 से चलती है ना, हम्म। तो शायद ये 5.8 के आसपास हो जाए। लेकिन मैं भी थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ। मुझे लगता है कि आने वाले 1-2 महीने के अंदर ही यूएस के साथ ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाएगा। जी सर, थैंक यू सो मच। आज बहुत अच्छी डिबेट रही आपके साथ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक। थैंक यू सो मच। नमस्ते कमलेश जी, नमस्ते सेठी सर। थैंक थैंक यू यू। बोथ ऑफ यू। नमस्ते। नमस्ते, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार प्रिया जी, नमस्कार कमलेश जी। थैंक यू। थैंक यू जी।